दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हमारा 200वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में केवल और केवल इतिहास विषय पर चर्चा किया और आज जो हमारा 200वां लेक्चर है 151 नंबर से लेकर 200 नंबर तक की जो क्लास हमारी है भारतीय संविधान से संबंधित क्लास है, यानी संविधान की आज हमारी 50वीं क्लास है। और दोस्तों सबसे खुशी की बात है और मुझे बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि दोस्तों हमारा 6000 सवाल कवर हो गया ऑन स्क्रीन। दोस्तों मैंने आपको 6000 सवाल पढ़ाया, बहुत बड़ी बात होती है। आप तमाम बड़े चैनल पे जाकर देखेंगे पढ़ेंगे तो इस तरह से आपको सीरीज नहीं मिलेंगी जहां पर सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ाई गई हों, ठीक है। और बहुत इत्मीनान से 200 दिन से लगातार दोस्तों एक एक विषय पर एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि कितना समय लगा होगा और कितना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया ये केंद्र शासित राज्यों से संबंधित कई सारे सवालों पर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके पहले हम राज्य पर बातचीत कर रहे थे। राज्य में दोस्तों हम लोगों ने विधानमंडल की चर्चा किया, जिसमें विधान परिषद विधानसभा के बारे में पढ़ा, फिर हाईकोर्ट से संबंधित सवाल देखा गया और आज जो हमारा टॉपिक आ गया है अब हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा ना तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, स्थानीय स्वशासन। बड़ा इंतजार रहता है ना स्थानीय स्वशासन का और इससे संबंधित बड़े सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले आज की सवाल देखते हैं। आज भी बड़े अच्छे सवाल हैं, जैसे स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। लिख रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वो अनुच्छेद आपको बताना है। कितने ऐसे बच्चे जिन्हें पता होगा? नहीं पता। आगे देखिए, लिख रहा है संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। भाग का नाम बताना है, कौन से भाग में, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली विधानसभा कब गठित की गई, या जो पुदुचेरी था दोस्तों उसका गठन कब हुआ, या फिर जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, या फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ कब उसका विलय किया गया। पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, बाद में एक कर दिया गया, ठीक है। या फिर सवाल आ जाए कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, जिसमें कहा गया भाई संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। वो उपराज्यपाल के माध्यम से क्या करेगा, शासन करेगा, ठीक है। लेकिन ये बताया कहाँ गया। इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जो आप नहीं जानते हैं। संविधान पढ़ना तो आप लोगों को लगता है बड़ा आसान, लेकिन आप लोग हमेशा जो कॉमन सवाल लाते हैं ना वहीं पर रह जाते हैं, कभी इस तरह के सवाल देखते नहीं। लेकिन अगर स्टडी 91 के साथ आएंगे तो इस तरह के सवालों पर भी हमारी जो है बाकायदा नजर रहेगी, क्योंकि हम लोग कोई टॉपिक छोड़ते नहीं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। मैं मानता हूं आपको ये महसूस हो रहा होगा कि सर यूट्यूब पर बहुत अच्छी क्लास चले और हमारी बड़ी अच्छी तैयारी चले, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यूट्यूब पर पढ़कर आपको अच्छा फील हो रहा है तो सोचो जो हमारा पॉलिटी का पेड बैच है या फिर जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, फिर वहां हमने किया क्या है। जब हम यूट्यूब पर इतना अच्छा दे सकते हैं तो वहां बचा खुचा क्या देने की जरूरत है। तो बहुत कुछ है दोस्तों जो यूट्यूब पर दिया जाता है ना, मेरी नज़र में वो चीज़ें केवल 10% है। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो हमारे पेड कोर्स से अगर इसकी तुलना करोगे तो केवल 10% है। 90% चीज़ अभी भी आप नहीं जानते। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, आपके अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। पर हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। ध्यान से पढ़िए, एक एक सवालों को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आज हमारी 200वीं क्लास है और आज हमारा दोस्तों 6000 सवाल भी कवर हो रहा है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हम लोग आज सवाल करने चल रहे हैं। पहला सवाल बहुत आसान सा, लिख रहा है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी यानी नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में दोस्तों कब जाना जाने लगा। तो जब बना ना, जब भारत में संविधान बनना शुरू हुआ उस समय की बात नहीं है, ये बाद में दोस्तों संशोधन किया गया, ठीक है। कौन सा संशोधन हुआ था दोस्तों? 69, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन किया गया था और तब दोस्तों इसके नाम में दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस किया गया। दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया। पूरा नाम क्या दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। यही तो आपको सीखना है। एक अगला सवाल दोस्तों कि संशोधन हुआ कब था, तो याद रखिए संशोधन हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। उसी के बाद से इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया। लिख रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, आपको अनुच्छेद बताना है, के अनुसार दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है। वो अनुच्छेद कौन सा है जिसके अनुसार क्या किया गया, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। देखिए अगर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है कितनी दोस्तों? तो 8 है। इनकी संख्या कितनी है? 8। ऐसा नहीं कि हमेशा रट के रखना आपको, ठीक है, संख्या, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इनकी संख्या 8 है और याद रखेगा ये दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये वर्तमान की बात कर रहा हूं, ठीक है। इनकी संख्या बढ़ भी सकती, घट भी सकती है। पीछे के कुछ टाइम में दोस्तों इनकी संख्या 9 भी थी और कुछ समय में संख्या 7 भी थी और अब दोस्तों संख्या 8 भी है, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को याद रखेंगे कि अगर राज्यों की बात करें तो बताएगा दोस्तों कितने राज्य हैं वर्तमान में भारत में? 28 राज्य है। ऐसा नहीं 29वां नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अभी जो आपसे पूछ रहा है कि भाई उस अनुच्छेद का नाम बताइए जहां दिल्ली को केंद्र
केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, तो याद रखेगा अनुच्छेद 239 ए, क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 239 ए में दोस्तों ये दिल्ली को क्या कहा गया, केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरी का उल्लेख करता है, कौन सा भाग है, तो याद रखेगा भाग तो कई सारे होते हैं। ठीक है, इसमें से जब आप भाग 8 पढ़ते हैं दोस्तों, तो भाग 8 में दोस्तों किसके बारे में बताया गया है, याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। एक सवाल और कर सकता है कि अब जो भाग 8 है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य है, तो याद रखेगा अनुच्छेद 239 से शुरू होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। ठीक है, और 242 पे दोस्तों समाप्त हो जाता है। 39 लेकर कहां तक दोस्तों, 242 तक ये भाग 8 है। गिनती के 3-4 अनुच्छेद हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कई सारे सब आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे यहां 239 क पढ़ते हो या फिर 239 ए पढ़ते हो, इस तरह से इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। ठीक है, तो दोस्तों उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है कि किसका स्वयं का उच्च न्यायालय। ठीक है, तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं दोस्तों, तो दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, और दिल्ली में जो हाई कोर्ट था दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दिल्ली में जो हाई कोर्ट था ये वर्ष 1966 में बना था। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पुदुचेरी का क्या हालचाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पुदुचेरी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, या फिर लक्षद्वीप की बात करें वो भी केंद्र शासित है भाई, जैसे लक्षद्वीप किसके पास आता है, किसके अधिकारिता में आता है, केरल के अधिकारिता में आता है। अंडमान निकोबार किसके अधिकारिता में आता है, ये जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिकारिता में आता है। ऐसे सबके अपने अपने अलग अलग है। ठीक है, चंडीगढ़ में भी जो हाई कोर्ट है दोस्तों राज्य विशेष का हाई कोर्ट है। अगर आप केंद्र शासित का देखेंगे तो दिल्ली एक ऐसा जगह है दोस्तों जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। लिख रहा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली विधानसभा यानी सॉरी दिल्ली विधानसभा, यहां थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहां लिखेगा दिल्ली असेंबली। ठीक है, दिल्ली असेंबली का गठन कब किया गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली में। अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों अगर आप विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो दोस्तों ये प्राय राज्यों में रहता है। कहां पर रहता है, राज्यों में रहता है। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी है जहां पर विधानसभा है, जैसे जिसमें नाम आता है दोस्तों दिल्ली का और नाम आता है दोस्तों पुदुचेरी का। किसका नाम आता है, दिल्ली और पुदुचेरी का नाम आता है ना। तो आपसे पूछा जा रहा दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो विधानसभा वाला कॉन्सेप्ट है, ये विधानसभा यानी यहां अपना खुद का मुख्यमंत्री होगा, ये कॉन्सेप्ट दोस्तों कब आया, तो आजादी के कुछ दिन बाद। कब दोस्तों, 17 मार्च 1952। आप याद रखेगा 17 मार्च 1952 से ही दोस्तों याद रखेंगे दिल्ली में क्या गठन हुई है, ये विधानसभा गठित होती रही और वहां पर दोस्तों मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। ये अलग बात है कि एलजी के माध्यम से वहां शासन किया जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, यहां पर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित दोस्तों एक अधिनियम भी आया था, वो आया था 1951 में। ठीक है, उसी के द्वारा दोस्तों ये 52 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है केंद्र शासित प्रदेश से पुदुचेरी जो विधानसभा है ये पुदुचेरी, अच्छा यहां पर सीट की संख्या कितनी है दोस्तों दिल्ली में, याद रखेगा सीट की संख्या 70 सीट है। कितनी है दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में सीट की संख्या कितनी है, 70 है। ये लिख रहा है पुदुचेरी वाला गठन कब किया गया, तो इसका गठन दोस्तों 1963 में किया गया। कब किया गया, 1963 में। पुनः ये जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो अधिनियम था उसमें जो है चीजों को जोड़ा गया। इसमें एक धारा है ये 1963 वाले में, धारा 54(3), एक बार चेक कर लीजिएगा आप, 54(3), जिसमें दोस्तों ये प्रावधान किया गया। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, ये आपसे पूछ रहा दोस्तों कि इसका गठन कब किया गया। थोड़ा सा यहां सवाल को अलग वे में लेके चलिएगा। गठन कब किया गया तो 63 में है, लेकिन डेट भी पूछता है यहां पर आपसे, याद रखेगा 1 जुलाई 1963 को। कब दोस्तों, 1 जुलाई 1963 को यहां विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, वैसे सन आप याद रखेगा 1963, और ये जो बताया हूं इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 54(3) वाली बात है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि होता क्या, मैं इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं ना, क्योंकि भाई केंद्र शासित प्रदेश तो 8 है, 8 में से 6 के पास कुछ नहीं है। ठीक है, 6 में क्या मान लीजिए जम्मू कश्मीर भी ले लीजिए, बाकी के पास कुछ नहीं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान देना है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कुछ टाइम पहले तक जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था और राज्य का जब उसे दर्जा दिया गया था, तब जम्मू कश्मीर में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन थे, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जब उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया धारा 370 हटा करके, तब वहां पर दोस्तों विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में वहां केवल विधानसभा बची है और नहीं कुछ है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्या होता है ना, कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे अगर हम पढ़ें कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, तो हम कहते हैं भैया 6 राज्य ऐसे हैं। कितने हैं,
6 राज्य हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, केंद्र शासित की संख्या 8 है। ठीक है, एक तो इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, केंद्र शासित को दोस्तों यूनियन टेरिटरी कहते हैं, तो इसलिए यूटी भी लिख दिया जाता है। ठीक है, लिख रहा लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पर आर्टिकल 370 समाप्त करके धारा ठीक है समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे कब? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर सन बताएंगे क्या? 2020। 31 अक्टूबर नहीं, 20 नहीं, शायद 19 है ना, 20 नहीं 19। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और इसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। ठीक है, याद रखेंगे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, लिख रहा दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर अधिकारिता की बात करेंगे दोस्तों, ये किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? एक अच्छा सवाल ये बन सकता है कि किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, ये बंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। किसके क्षेत्राधिकार में? ये बंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। एक सवाल, पहले दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन फिर सरकार ने क्या किया कि दोनों को जोड़ दिया, जोड़ करके एक कर दिया। तो वही पूछ रहा सवाल कि इसका विलय कब हुआ है? ये विलय 2020 में हुआ है। और कब दोस्तों? याद रखेंगे 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2020 को इसका क्या किया गया? विलय। और 31 अक्टूबर भी याद रखेंगे। 31 अक्टूबर को हमारे देश में पता क्या मनाया जाता है? एकता दिवस मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और वल्लभ भाई पटेल जी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो भारत कई छोटे छोटे रियासतों में बटा था। आप सुनते हैं दोस्तों 570 से ज्यादा रियासतें थी, उनको जोड़ने का काम किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है कि नहीं? इसीलिए दोस्तों उनके जन्मदिन पर ही ये घोषणा किया गया मोदी जी के द्वारा, तो इसको भी याद रखेंगे। ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं, जरा ध्यान देंगे, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अगला सवाल लिख रहा दादरा और नगर हवेली को ही पुर्तगाली शासकों के शासन से, को ही हटा दीजिए, को पुर्तगाली शासकों के शासन से कब आजाद कराया गया या कब आजाद हो गए, ये आपको बताना। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लंबे समय तक पुर्तगालियों का यहाँ शासन रहा है और कब ये समाप्त हुआ है? अब देखिए यहाँ कई सारे सन आते हैं, जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो कहीं पढ़ेंगे 1954, कहीं पढ़ेंगे दोस्तों 1961, ऐसा बड़ा कंफ्यूजन वाला बात रहता नहीं। आपको सही क्या जानना है? डेट वाइज आप याद रखिएगा 2 अगस्त 1954। क्या याद रखेंगे दोस्तों? 2 अगस्त 1954 को दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा आजादी दे दिया गया, छोड़ दिया गया इसे। ठीक है, किसे छोड़ दिया गया? तो दादरा और नगर हवेली को छोड़ दिया गया। और पुर्तगाली पुदुचेरी में रहते थे तो उसे भी छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, ये दोनों सवाल आप याद रखेंगे। अच्छा, आपको याद है अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में। तो सबसे पहले कौन आए थे? 1498 ईस्वी में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, है कि नहीं? वो पुर्तगाली था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर कौन आया दोस्तों? डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर डेनिश आए हैं, फिर फ्रांसीसी आए हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंतिम में गए कौन है? ये पुर्तगाली। आजादी के बाद तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आजादी के देखिए कितने साल बाद, उधर 3 साल इधर 4 साल, 7 साल बाद जाके पुर्तगालियों से हमें आजादी मिली है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा आजादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में भारत कितने भागों में बटा था? ठीक है, आजादी से पहले की बात करा, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बड़ा अच्छा सवाल। तो याद रखेगा दोस्तों, आजादी से पहले जो भारत था ना, ये 2 भागों में बटा था। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने मतलब एकदम डिफरेंट चैप्टर उठा दिया। ठीक है, अब देखिए सब सीक्वेंस में आते जाना तो हमें तो बताना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये जानेंगे नहीं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने कैसे, तब तक आपके मन में कंफ्यूजन बना रहेगा। तो जब आजादी नहीं मिली थी हमें, उस समय का भारत दोस्तों 2 तरह का भारत होता था। एक दोस्तों ब्रिटिश भारतीय प्रांत होता था। ब्रिटिश भारतीय प्रांत मतलब क्या है? ऐसा प्रांत जिस पर अंग्रेजों का अधिकार हो। ठीक है, ऐसा प्रांत, भारत का ही एक ऐसा प्रांत जहां पर अंग्रेजों का अधिकार हो। और जो दूसरा था दोस्तों वो था रियासत। ठीक है, रियासत मतलब देशी रियासत, जो देशी राजाओं के कंट्रोल में क्षेत्र थे, वो वाले क्षेत्र हो गए। तो ये 2 भाग हो गए। अच्छा, यही से एक अगला क्वेश्चन बनता है कि आजादी के बाद, ये तो आजादी के पहले वाली बात थी, लिख रहा आजादी के बाद इन प्रांतों और रियासतों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तब याद रखेगा दोस्तों, कब इनको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अब इनको और ज्यादा बांट दिया गया, 4 भाग में। और 4 भाग का नाम क्या दिया गया दोस्तों? उसका नाम दिया गया पार्ट ए, और क्या नाम दिया गया? पार्ट बी, और क्या नाम दिया गया? पार्ट सी, और क्या नाम दिया गया?
पार्ट डी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इसको कितने भागों में बांट दिया गया, ये 4 भागों में बांट दिया गया, जो पहले क्या थे 2 भाग थे। ठीक है, हर भाग का अपना एक अस्तित्व, अपना एक मतलब है। आइए देखते हैं अब आपके मन में अगला सवाल कि सर मुझे पता था कि आपके मन में ये सारे सवाल बनने वाले हैं, इसीलिए मैंने हर सवाल से एक नया सवाल पैदा किया। ठीक है, ताकि आप चीजों को ध्यान दीजिए। लेकिन आप पार्ट ए जो हम पढ़ रहे हैं सर, ये पार्ट ए किसके द्वारा शासित होता था, मतलब इस पे कौन शासन करता था। पार्ट बी जो राज्य था इसका संबंध सर किससे है, पार्ट सी जो राज्य है दोस्तों उसका संबंध किससे है, पार्ट डी का संबंध। इस तरह से बन सकता है सवाल ना। तो याद रखेगा, अगर हम पार्ट ए की बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखेगा ये जो होते थे ब्रिटिश भारत के पूर्व राज्य वाले होते थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत के पूर्व, ब्रिटिश भारत मतलब क्या हो गया, याद रखेगा ऐसा भारत जो ब्रिटिश के नियंत्रण में था। ठीक है, उनके उसके पूर्व गवर्नर द्वारा दोस्तों ये शासित होते थे। किसके द्वारा, उसके पूर्व गवर्नर द्वारा ये शासित होते थे। अभी मैं मतलब आपको समझा दूंगा, एक बार आप तीनों पढ़ लीजिए ना, फिर अपने आप समझ जाएंगे। ऐसा क्षेत्र जिस पर अंग्रेज राज करते थे और उनके जो गवर्नर होते थे वो शासित करते थे। लेकिन आपने पढ़ा कि सर पार्ट ए बी सी डी ये तो आजादी के बाद है ना, फिर आजादी के बाद कहां अंग्रेज थे, आजादी के बाद तो अंग्रेज चले गए थे। इसीलिए तो मैं यहां शब्द लिखा हूं पूर्व गवर्नर। क्या लिखा हूं, गवर्नर नहीं लिखा ना मैंने, क्या लिखा, पूर्व गवर्नर द्वारा शासित है। अब ये नियम था और होता क्या था, इसी नियम के तहत राष्ट्रपति क्या करता था दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से क्या करता था, उन राज्यों पर नियंत्रण करता था। क्या करता था, राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रण करता था। और विधायिका बना दी गई ताकि चुनाव करा करके, ठीक है, विधायिका भी बनाई गई। ये 3-4 चीजें थी। ये पार्ट ए में जो राज्य थे उनकी खासियत थी। इसी तरह से पार्ट बी में अब नंबर आया दोस्तों जो देसी रियासत थे उनका। तो दोस्तों जो देसी रियासतें थी, ठीक है, जो देसी रियासतें थी, जब तक तीनों चारों नहीं लिख लेंगे ना रियासतों से संबंधित, ठीक है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, एक बार तीनों लिख ले रहा हूं, अभी चुटकी में मैं एकदम अलग अलग क्लैरिफाई कर दूंगा, कंफ्यूजन एकदम नहीं है, खाली सुन लीजिए पहले। तो पार्ट बी का संबंध किससे, पार्ट बी का संबंध देसी रियासतों से। यहां क्या होता था, यहां राष्ट्रपति क्या करते थे दोस्तों, अब तो राज्यपाल यहां रखेंगे नहीं क्योंकि ये राजा महाराजा वाला क्षेत्र है, तो यहां पर राजनयिक रख देते थे। क्या रख देते थे, राजनयिक, मतलब ये आज के आईएफएस ऑफिसर नहीं है, ये राजनयिक मतलब क्या होते थे, जो राज प्रमुख होते थे। राज प्रमुख मतलब जो राजा के प्रमुख होते थे, ये राज प्रमुख के माध्यम से यहां शासन चलता था, जो पार्ट बी वाले क्षेत्र थे। एक सवाल और याद रखिए, पार्ट ए में कुल कितने राज्य थे, तो याद रखिएगा कुल 9 राज्य ऐसे थे आजादी के बाद जो पार्ट ए में रखे गए थे। पार्ट बी में कितने राज्य थे, तो याद रखिएगा पार्ट बी में दोस्तों कुल 8 राज्य थे। पार्ट सी क्या होता था, अब मेरी बात यहां सुन लीजिए। मैंने कहा देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, जो क्षेत्र अंग्रेजों के हिस्से में था वो सब भारत को देके चले गए। इतना बात तो क्लियर है ना। अब आगे सुनो, पार्ट ए दोस्तों ऐसे राज्य को रखा गया जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे पहले, अब वो भारत को मिल गए थे, तो भारत में राष्ट्रपति का पद तो बन ही गया था। तो राष्ट्रपति का पद बन गया था, तो राष्ट्रपति तो बैठेगा सेंट्रल में, हर राज्य को तो जाके देखेगा नहीं। तो ये नियम बना कि राष्ट्रपति अपना एक प्रतिनिधित्व बनाएगा, ठीक है, चुनेगा। और वही प्रतिनिधित्व कौन होता है राज्य में, राज्यपाल क्या है, ये राष्ट्रपति का ही तो प्रतिनिधित्व करता है। तो एक एक राज्यपाल को लगा दिया गया कि भाई इस राज्य की आप देखभाल करिए। और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी थी, 9। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला, अब दोस्तों आजादी मिल गई, लेकिन कुछ राज्य में अभी भी ऐसे थे जहां राजा महाराजा वाला शासन था। जैसे राजस्थान में ऐसे बहुत सारे बेल्ट थे, मतलब कई जगह पे पूरे भारत में ऐसे कई स्थान थे जहां पर राजा महाराजा का शासन था। और जब राजा महाराजा का शासन था तो राजा महाराजा क्यों विलय करेंगे भारत में, तो दोस्तों वहां क्या किया गया, वहां ये निवेदन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा कि भाई आप ही राजा रहो, हम राज्यपाल नहीं रखेंगे वहां पर, आप ना अपना एक प्रमुख वहां अपॉइंट कर दो। कि ये देसी रियासतों में राज्य प्रमुख होते थे। समझ में आ गया, कुछ अंतर नहीं है। यहां राष्ट्रपति पार्ट ए वाले में राष्ट्रपति ने राज्यपाल को रख दिया, पार्ट बी वाले में राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, राज प्रमुख को ही रख दिया। और पार्ट सी में दोस्तों क्या कर दिया, पूर्व मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। किसकी नियुक्ति, पूर्व मुख्य आयुक्तों को। अब सर ये कौन सा नया काम हो गया, ये करने की क्या जरूरत थी, जो पार्ट सी वाले में राज्य हैं ये क्या, तो याद रखिएगा ये 2 तरह के राज्य थे। कुछ तो दोस्तों सामान्य प्रांत थे और कुछ दोस्तों देसी रियासत थे, देसी रियासत थे। हुआ क्या यहां पर कंडीशन कि दोस्तों कई सारे राजाओं ने कहा हम अपना राज प्रमुख नहीं रखेंगे, हम अपना विलय चाहते हैं।
तो अगर विलय चाहते हैं दोस्तों, यानी वो क्षेत्र फिर से भारत सरकार को मिल जाएंगे। तो जब ये मिल गया यहां पर, तो राष्ट्रपति ने यहां पर क्या कर दिया, राष्ट्रपति ने एक आयुक्त की नियुक्ति की और आयुक्त के माध्यम से ये पार्ट सी वाले राज्यों को देखना ताकना शुरू कर दिया। तो पार्ट ए वाले में 9 राज्य थे, पार्ट बी वाले में 8 राज्य थे और पार्ट सी में बहुत सारे ने अपना विलय किया था, इसलिए पार्ट सी वाले में राज्यों की संख्या और ज्यादा हो गई थी। यहां पर कुल 10 राज्य थे। ठीक है, आज भी सवाल आ जाए ना, और मैं बताऊं आपको ये चैप्टर कठिन क्यों लग रहा है, सच्चाई जानना चाहेंगे, जो सच्चाई हो जानिएगा। सच्चाई है कि चैप्टर कभी आपने पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। आपने 10 बार संविधान पढ़ा लेकिन हमेशा इस चैप्टर को छोड़ दिए, हमेशा आपकी आदत रही है, हमेशा छोड़ दिए। जब आप पहली बार किसी चीज को देखेंगे तो सिंपल सी बात है, टेंशन तो होगा, परेशानी तो बढ़ेगी, लेकिन ये परेशानी की वजह आप स्वयं हैं। आप थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि अगर आज आपने छोड़ दिया तो दोबारा कोई भी टीचर आपको पढ़ाने वाला नहीं है, सारी बातें बताने वाला नहीं है। मुझे पता है पार्ट ए बी सी डी आपके मन में और उत्सुकता आ रही है कि सर पार्ट ए में कौन कौन से राज्य थे, बी में कौन कौन से राज्य थे। भैया ये सब पेड क्लास की बातें हैं। यहां तो मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो आप सच में नहीं जानते। मैं बार बार आपसे क्यों कहता हूं कि आप 10% पढ़ रहे हैं, 100% नहीं, अभी 90% पढ़ना बाकी है। वो 90% पे आप मेहनत कीजिए, पढ़िए, तब समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें लॉन्च की गई। हम किताबों पर खूब मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत देखना चाहते हैं तो एक बार किताबें खरीदिए, कंटेंट पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। और कंटेंट पढ़ते समय ना मार्केट की जितनी किताबें सब सामने रखिए, कहीं से कंटेंट आपको मैच नहीं करेगा। और एक चीज़ और, जब मार्केट से 2-3 किताबें लाओगे ना तो देखोगे कि एक किताब में जो लिखा है दूसरी किताब में वही लिखा है। एक ने अगर मैं पे बिंदी नहीं लगाया तो किसी ने नहीं लगाया, एक ने अगर गलती से द्वारा लिख दिया तो सब ने द्वारा लिख दिया। क्यों? कॉपी पेस्ट। समय कहाँ किसी के पास काम करने का। तो हम थोड़ा समय दे रहे हैं और इसलिए थोड़ी धीरे किताबें हमारी आती हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे आर्टिकल हो जाएंगे। आप एक मौका दीजिए, पढ़िए, मैं यही कहना चाहूँगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बता दिया गया, कहीं कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। लिख रहा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद में दिया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो संघ राज्य क्षेत्र है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है केंद्र शासित राज्य। ठीक है, मतलब हैं ये भी राज्य, ये अलग से नहीं है, लेकिन बस अंतर क्या दोस्तों, अगर सामान्य राज्य होते हैं तो वहां पर दोस्तों विधानसभा का जो मुखिया होता है उसका राज होता है। विधानसभा का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री का राज्य होता है। लेकिन जो केंद्र शासित होते हैं उनका नाम ही क्या है? केंद्र शासित। मतलब केंद्र पर शासन मुख्यमंत्री का नहीं है, वो राष्ट्रपति का है। ठीक है, और राष्ट्रपति वहां उपराज्यपाल के माध्यम से अपना शासन करता है। ये कहां बताया गया दोस्तों? तो ये बताया गया अनुच्छेद 239 में। कहां बताया गया? 239 में। सर अभी पीछे आपने कुछ और बताया था 239 में। नहीं, मैंने ये नहीं बताया था, मैंने कहा था दोस्तों दिल्ली के बारे में कहां बताया गया है, तो दिल्ली के बारे में बताया था अनुच्छेद 239 ए में बताया गया। ठीक है, ये मैंने कहा था, जरा दिमाग पे जोर डालिए। अगला सवाल लिख रहा, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों किया जाता है? ये कहां बताया गया है? तो जहां पर इसके बारे में, जहां पर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, सारी बातें वहीं की है। ठीक है, तो याद रखिएगा 239(1) के अनुसार क्या है कि केंद्र शासित राज्यों पर प्रशासक कौन होगा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। कौन होगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। तो राष्ट्रपति किसे अपॉइंट करता है? राज्यपाल को नहीं, राज्यपाल राज्य में होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में हमेशा उपराज्यपाल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, यहां पर राष्ट्रपति 2 तरह के लोगों को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सुनिएगा, काम की बात है। राष्ट्रपति 2 तरह के लोगों को अपॉइंट करते हैं। एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, मैं यूटी लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में दोस्तों, दोनों यूटी हैं लेकिन अलग अलग है। एक ऐसा यूटी है जहां पर विधानसभा है। क्या दोस्तों? जहां पर विधानसभा, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, तो वहां पर दोस्तों उपराज्यपाल रखे हुए हैं। ठीक है, कौन है दोस्तों? वहां उपराज्यपाल होते हैं। और जहां पर दोस्तों विधानसभा नहीं है, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पर सिंपल है। ठीक है, तो याद रखेगा, फिर यहाँ पर उन्हें उपराज्यपाल नहीं कहा जाता, वहाँ पर इन्हें क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे दादरा नगर हवेली दमन दीव में बताइए उपराज्यपाल होते हैं कि प्रशासक होते हैं? तो क्या बताएंगे? उपराज्यपाल नहीं होते, प्रशासक होते हैं। सच बताऊं, सच कहूं तो सर आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया कि राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक ये कहां कहां अपॉइंट होते, कभी हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए। इतने सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कहीं अगर किसी चैप्टर में ऐसा महसूस होता है कि नहीं सर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा, आप मुझे बताएंगे तो मैं तत्काल प्रभाव से आगे कुछ नए वीडियो बना के आपको दे दूंगा, लेकिन थोड़ा मेहनत आपको करना है, मान के चलिए। लिख रहा, किस अनुच्छेद के अनुसार
राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा। तो दोस्तों राज्य का जो राज्यपाल होता है ना, आप तो जानते हैं कि हमारे देश में क्या किया जाता है कि एक राज्यपाल को कई सारे प्रभार दे दिए जाते हैं, उन्हें हम अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। जैसे एक राज्यपाल एक राज्य से ज्यादा कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जिसे हम संयुक्त राज्यपाल कहते हैं। तो दोस्तों कभी आपने सोचा कि राज्यपाल दो राज्यों का एक राज्यपाल तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक राज्य का राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश का भी राज्यपाल रहे। अब केंद्र शासित प्रदेश में तो राज्यपाल का पद होता नहीं, वहां तो उपराज्यपाल का पद होता है, जिसको एलजी बोलते हैं। आप देखते होंगे दिल्ली वगैरह में एलजी का बड़ा इशू चलता है। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, और राज्यपाल का मतलब क्या होता है, गवर्नर हो जाता है। तो मुद्दा यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश जो निकटवर्ती राज्य है वहां के राज्यपाल को उस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल बना दिया जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूं दोस्तों, हरियाणा राज्य है, पंजाब राज्य है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। इसके हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ में है और इसके जो राज्यपाल हैं वो चंडीगढ़ का प्रशासक भी है। इसलिए दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि यहां पर नियुक्त कर सकेगा, और इसके बारे में कहां बताया गया, अनुच्छेद 239(2) में बताया गया। कहां बताया गया, अनुच्छेद 239(2) में बताया गया। यही सब तो सीखना हमें, यही सब तो सीखने के लिए हम आप यहाँ पे खड़े हैं। तो चीजों को समझते चलिए और सीखते चलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रि परिषदों या दोनों का सृजन किस अनुच्छेद में निहित है? कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए दोस्तों क्या किया गया है, अच्छा यहां पर सीधे सीधे लिखा विधानमंडल। तो विधानमंडल क्या हो सकता है, मतलब एक सदनी भी हो सकता है, द्विसदनी भी हो सकता है। अगर दिल्ली वगैरह की बात करेंगे दोस्तों तो वहां पर क्या है, एक सदनी विधानमंडल है, या पुदुचेरी की बात करेंगे वहां पर भी एक सदनी विधानमंडल है। तो दोस्तों यहां पर सृजन किया जा सकता है, लेकिन ये सारी बातें कहां बताई गई हैं, तो पुनः दोस्तों आप याद रखेंगे इसे बताया गया अनुच्छेद 239 क में। कहां बताया गया दोस्तों, 239 क में ही बताया गया है कि कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए ऐसा किया जा सकता है प्रावधान। तभी तो दिल्ली पुदुचेरी में है। मौका पड़ने पर अगर लगे कि नहीं दमन दीव भी एक करना चाहिए, वहां भी एक विधानसभा होनी चाहिए, तो बना सकती सरकार विधानसभा, कोई बड़ी बात नहीं है। लिख रहा विधानमंडल के विश्रांति काल, यानी जब वो छुट्टी में चल रहा हो तो अध्यादेश। अब आपको पता होगा दोस्तों, अगर केंद्र का मामला होता है तो अध्यादेश कौन जारी करता है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है। कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है। और अनुच्छेद दोस्तों क्या है दोस्तों, अध्यादेश संबंधित अनुच्छेद 123 है। क्या है, अनुच्छेद 123 किसके बारे में बताता है, अध्यादेश के बारे में बताता है। लेकिन अगर दोस्तों वही विधानमंडल की बात हो रही, विधानमंडल मतलब तो सीधा सीधा राज्य की बात हो गई। राज्य के केस में अध्यादेश कौन जारी करता है, तो अनुच्छेद 213 बताया था, खाली दो को उठा के पहले कर लिए। 213 के तहत राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ये आप याद रखेंगे। लेकिन एक चीज और याद रखिए, यहां ये नहीं पूछा कि किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जा सकता है। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, मैंने गलत उत्तर बता दिया, मतलब ये फैक्ट सही है लेकिन इस प्रश्न का ये जवाब नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा था कि विधानमंडल के विश्रांति काल, यानी जब वो सदन जो है सत्र में न रहे तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति, ठीक है, जो प्रशासक है वो भी केंद्र शासित में, तो राज्यों की बात हो गई ना। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूं, यहां से नीचे लिख दे रहा हूं, बल्कि ठीक है, कि राज्य के केस में लिख दे रहा हूं, यहां पे सुनिए कि राज्य के केस में क्या होता है दोस्तों, अनुच्छेद 213 के माध्यम से राज्यपाल क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन मामला दोस्तों यहां प्रशासक का है ना, तभी मैं कह रहा हूं कि देखिए गलत आपने उत्तर बता दिया। प्रशासक भी अध्यादेश जारी कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। और ये कहां बताया गया है, ये बताया गया अनुच्छेद 239 ख में। कहां बताया गया है, अनुच्छेद 239 ख में बताया गया। आगे बढ़िए, लिख रहा दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ये तो हमने पढ़ लिया पीछे। दिल्ली के संबंध में जो विशेष उपबंध है दोस्तों वो अनुच्छेद 239 AA में दिया गया, यही ना, अनुच्छेद 239 AA में दिया गया। तुम लोगों ने कही अच्छा डबल ए को सर डबल क कर दें तो कर लो ना, मन कर रहा है कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसा कोई इशू नहीं वहां पे। आगे बढ़िए, लिख रहा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम, विनियम मतलब कानून, विनियम का मतलब क्या दोस्तों, विनियम का मतलब होता है कानून। ठीक है, लिख रहा कुछ संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या हो गया, यानी सीधे सीधे यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। लिख रहा है यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बनाने की राष्ट्रपति को शक्ति जो दिया गया, ये किस में दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया अनुच्छेद 240 में। कहां दिया गया, आप पढ़ रहे हैं दोस्तों डिटेल में, आप पढ़ रहे हैं भाग 8, क्या पढ़ रहे हैं, भाग 8 पढ़ रहे हैं। और भाग 8 दोस्तों कहां से कहां तक है, तो हमने पढ़ा 239 से 242 तक है। तो अभी आप केवल 39 पढ़ करके अभी आप 40 पे पहुंचे। और 40 क्या कहता है कि यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। ठीक है, लिख रहा संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के गठन
किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो जो यूनियन टेरिटरी है वहां भी हाई कोर्ट हो सकता है, और ये कहां पर बताया गया है? ये अनुच्छेद 241 में बताया गया। कहां बताया गया है? अनुच्छेद 241 में बताया गया कि यूनियन टेरिटरी में भी क्या हो सकता है? हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर हम वहीं से दिल्ली का एग्जांपल ले लें, क्योंकि दिल्ली में हाई कोर्ट है, तो दिल्ली में दोस्तों हाई कोर्ट बनी कब थी? हमने पढ़ा दिल्ली में हाई कोर्ट बनी थी दोस्तों 1966 में। कब बनी थी? 1966 में बनी थी, ये भी याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा, अगर आपसे पूछे, क्या पूछ दे दोस्तों, मान लीजिए एक सवाल नया कर दे कि हाई कोर्ट का गठन ये कहां बताया गया, तो दोस्तों अगर खाली हाई कोर्ट का गठन पूछेगा तो बताएगा अनुच्छेद 216 में बताएगा। ठीक है, यहां यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट की बात कर रहा है, तब जाके आप अनुच्छेद 242 की 41 की हो। ठीक है, 241 के 240 में 241 की है। अगर आपसे ये पूछ देता कि हाई कोर्ट का गठन कहां बताया गया है, तो अनुच्छेद 216 में किया गया, बताया गया, वो भी आपने पढ़ा होगा। इसके ठीक पहले का आप 198 नंबर का वीडियो देखो, आपको मिल जाएगा आपके सवाल का जवाब। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। लिख रहा किस अनुच्छेद के अनुसार अर्जित राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से चलाया जाता है? ठीक है, ये कहां बताएगा दोस्तों? तो ये एक मिनट, किस अनुच्छेद के अनुसार अर्जित राज्य क्षेत्र का प्रशासन, अर्जित राज्य क्षेत्र का, इसको याद रखेंगे। ये जो बताया गया दोस्तों, ये बताया गया अनुच्छेद 246 में। कहां बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 246 में बताया गया कि जो अर्जित राज्य क्षेत्र है, जो जीता हुआ क्षेत्र है, उसके प्रशासन के बारे में। यहां ये भी लगा लीजिएगा, जो सब अनुच्छेद है दोस्तों यहां 4 है। ठीक है, तो 246 4, ये अर्जित वाला जब पूछेगा स्पेशली तब आप बताएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, लिख रहा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण से संबंधित ढेबर आयोग की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, थोड़ा सा अलग सवाल आ गया यहां पर, ढेबर आयोग। आपसे ये सवाल खूब पूछता है दोस्तों, ढेबर आयोग का संबंध किससे है? तो याद रखेगा, ढेबर आयोग का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से, क्योंकि हम प्रशासक की बात कर रहे थे, इसलिए यहां पर ये सवाल आ गया। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 1960 में दोस्तों ढेबर आयोग बना था। ठीक है, और याद रखेगा ये अनुसूचित क्षेत्रों में यानी जो एसटी के कल्याण से संबंधित ढेबर आयोग है, याद रखेंगे। संसद द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधि द्वारा अवधारित विधानसभा या मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान ये किस अधिनियम में दिया गया है? संघ राज्य क्षेत्रों की बात कर रहा है, तो याद रखेंगे ये जो दिया गया है, ये 1962 में एक प्रावधान आया था। 1962 में दोस्तों एक संविधान संशोधन भी हुआ था, एक संविधान संशोधन भी हुआ था 1962 में। आपको ध्यान है क्या, ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये 14वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 14वां संविधान संशोधन है, जिसमें प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें भी दोस्तों विधानसभा का गठन किया जा सकता है या मंत्रिपरिषद का गठन किया जा सकता है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये कब स्थापित हुआ था? समय पूछ रहा ना, 1966 में स्थापित हुआ था। कब? 1966 में स्थापित हुआ, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों बताया गया है? तो आपने 5वीं अनुसूची में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? 5वीं अनुसूची में पढ़ा होगा। पांचवी अनुसूची में क्या पढ़ा होगा दोस्तों? 5वीं अनुसूची में पढ़ा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पढ़ाया है। पहले वाले में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर आप दोस्तों धीरे धीरे पैसा की बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं ना। फिर राज्यसभा की अस्थाई उसकी बात करते हैं। फिर दोस्तों आप अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। फिर एएमटीएम के बारे में बात करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ना फिर भूल गए। आप जाइए, आप एक लिखिए। देखिए, कभी भी अगर आपको हमारी क्लास कोई पढ़नी हो ना यूट्यूब पर किसी विषय की, तो आप विषय का नाम लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, आगे लिखिए नितिन सर स्टडी 91, आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे अगर आपको पढ़ना हो कि सर हमें आज अनुसूची में कन्फ्यूजन हो रहा है, आप यूट्यूब पे लिखो अनुसूची और फिर लिखना नितिन सर स्टडी 91, आपको वीडियो मिल जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लिख रहा है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो याद रखेंगे, ये देखिए, ये जो था अनुसूचित क्षेत्रों की था, ये जनजातीय क्षेत्र है। बोले तो यहाँ पर एससी से संबंधित है, फिर इसी तरह से एसटी से भी संबंधित है। ये दोस्तों 6ठी अनुसूची में दिया गया। कहाँ दिया गया है? ये 6ठी अनुसूची में दिया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा है जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में दोस्तों किस अनुसूची में बनाया गया है? क्योंकि जनजाति के बारे में बात कर रहा है, तो याद रखेगा ये 5वीं अनुसूची में। कहां पर है दोस्तों? इसको याद रखेंगे, ये 5वीं अनुसूची में है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी कमजोर फील हो रही है, ठीक है, इस वजह से मैं ज़्यादा तेज पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए, सेशन यही था दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बस साथ में जुड़े रहिए मेहनत से और चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ते चलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कई सारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, स्टडी 91 के वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर। ये हाथ से लिखे गए नोट्स, आप इन्हें ले सकते हैं, प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं।
ये सारी चीज़ें। बाकी किताबें हैं तो किताब ऑर्डर करेंगे तो किताब सीधे घर तक जाएगी। और विश्वास ये दिलाना चाहता हूँ मैं कि आप ना सारा चिंता छोड़िए, आप हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, फिर आपको लगेगा कि वाकई ज़बरदस्त क्लास चलती है वहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।